नमस्कार, जोहार। जनहित एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन। अभी मैं मौजूद हूं एक ऐसे शख्स के साथ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आप 2 मिनट दर्शक आप हमारी सुन लीजिए। आपको मैं बिल्कुल मिलाऊंगा जो हमारे साथ अभी मौजूद है। जी हाँ, अभी आपको मैं बताना चाहूंगा एक ऐसे मुद्दों के साथ, एक ऐसे पॉइंट के साथ मैं अभी आप सबों के समक्ष आज मौजूद हूं जो कि पूरे झारखंड के लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, बहुत एक अहम मुद्दा है। उसको लेकर के आज मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के राजीव रंजन जी के साथ। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं हमारे साथ आज मौजूद है और इनसे हम लोग आज बातचीत करेंगे झारखंड में जो उथल पुथल हो रही है। जी हाँ, महागठबंधन की जो सरकार है, आज झारखंड में उथल पुथल हो रही है। किस तरीके से युवाओं के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और इनसे और कुछ खास मुद्दे जो हैं उन पर बातचीत होगी। आइए हम लोग बातचीत करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपका जनहित एक्सप्रेस में बातचीत करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद जी राजीव जी, आपके साथ पहले सवाल पे मैं आऊंगा। बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप भी जानते हैं और यह समय जो है काफी निकट है, 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वह किन किन मुद्दों को लेकर के धरातल पर उतरेगी या जनता के लिए जो है किन किन मुद्दों पर वह कार्य करेगी, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो जनहित न्यूज़ को सबका मेरे तरफ से धन्यवाद है कि आज आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में उपस्थित होकर आज हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से 2024 में अगर झारखंड के जो हाल है अभी, उस हाल में आम आदमी पार्टी भी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग पूरी कोशिश है कि हमारे जल्द जितने से जल्द कार्यकर्ता बने और जल्द से जल्द हम लोग उस कार्यकर्ता को, अपने टीम को आने वाले झारखंड के चुनाव में लगाया जाए, ताकि यहाँ पर एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार सरकार बने, ताकि झारखंड के जिस तरह के भी हाल करके रखे हुए महागठबंधन की सरकार हो, चाहे इससे पहले बीजेपी की सरकार हो। और देखिएगा कि झारखंड में यही दो सरकार है जो हमेशा से चलती हुई आ रही है और झारखंड की दयनीय स्थिति में चल रही है। आज भी हमारा झारखंड गरीबी स्तर पर चल रही है, यहाँ के लोग बेहाल है। चाहे वो देखा जाए तो स्थिति इतनी दयनीय करके रखे गए हैं कि यहाँ के लोग तरह है, हर तरह से उनके कोई मूलभूत की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए पार्टी, हमारी आम आदमी पार्टी हर कार्य को करेगी। आने वाले दिन में हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर चुनाव लड़ेंगे। राजीव जी, एक ख्याल मेरे अभी दिमाग में आया है। चुनाव जब होती है तो चुनाव के समय जो भी सदस्य जिस भी पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं वह काफी पॉइंट्स के साथ अपने मैदान में उतरते हैं, लेकिन बताना चाहूंगा कि चुनाव जैसे ही बीत जाते हैं, दर्शक ध्यान दीजिएगा, चुनाव जैसे ही बीत जाते हैं, बीतने के बाद वह पॉइंट जो है ठीक उसी तरीके से मिट्टी में मिल जाती है जिस तरीका से एक पानी और मिट्टी को मिलाया जाता है। तो इस पर राजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो जनता को लुभाने का काम करने लगते हैं, जनता को लुभाते हैं और जनता भोली भाली है, वो सब पर विश्वास कर लेती है और जनता यही विश्वास करके उनको जिता देती है। क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे लोग करते हैं, माइक पर खड़ा होकर, स्टेज पर बनाकर। पिछले बार का चुनाव में देखे होंगे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आए थे हमारे जुगसलाई विधानसभा गदरा में। वहाँ पर काफ़ी जोरदार तरीके से भाषण दिए थे कि अब हम लोग का दिन ठीक हो जाएगा, आने वाला दिन जो है हमारे झारखंड वासियों के लिए होगा, 5 लाख की नौकरियां होंगे, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। ये सब झूठे वादे करके आज सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठ के घोटाला देख ही रहे हैं। कोयला का घोटाला, पत्थर का घोटाला, ये सब चल ही रहा है। लोग इससे तरहमाइम कर रहे हैं, लोग त्रस्त है। जनता एक ही चीज जानती थी कि बीजेपी को हटा के इनको लाया गया ताकि हमारे राज्य का भविष्य उज्जवल हो, यहाँ के जितने भी युवाओं है उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उस तरह से दिखा नहीं हम लोग को। और इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो वादे नेता करते हैं वो इस बार का चुनाव में लिखित रूप से नेता अपने वादे करे, ताकि जनता भी आपको लिखित रूप से आपसे जो जो आपने वादे किया है वो लिखित रूप से हो, ताकि जनता भी आपका हिसाब लिखित रूप से ले। अगर नहीं हो तो हर नेता का FIR होना चाहिए। इसलिए कि जनता के बीच में अगर नेता जाते हैं तो उन लोगों का दूरियां काफी, जब नेता बनने के बाद उनकी दूरियां हो जाती है।
कोई विधायक एमपी बनता है तो उनको लिए जनता को लाइन लगना पड़ता है, उनसे मिलने के लिए उनके लिए समय लेना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अगर ऐसा होता है तो फिर आप जनप्रतिनिधि किस चीज के हैं, जो हमारे जिस क्षेत्र के जनता को आपके पीछे लाइन लगना पड़ेगा, कोई काम के लिए फॉर्म लेके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, और जब चुनाव आते हैं तो आप लोग उनके घर जाके दौड़ते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं। तो ये दूरियों को कम करना होगा, और ये कम तभी होगा जब आने वाला आगामी चुनाव में जब नेता जब जनप्रतिनिधि है वो लिखित रूप से चुनाव लड़े और लिखित रूप से जनता को वादा करे, ताकि हमारे क्षेत्र के जो भी जनता है वो सुख से रहे, संपत्ति से रहे, अपना सही से रहे, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रखें। ठीक है राजू जी, बहुत अच्छा आपने कहा। अब आपके साथ अगले सवाल पर आते हैं जी। 2024 का जो चुनाव है, अगर आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है तो झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो आप अपने क्षेत्र में क्या क्या बदलाव लेकर के आएंगे, इस चीज से हमारी जनता को रूबरू करवाइए। जरूर। सबसे पहले तो एक चीज बताया जाए कि झारखंड को आज 2000 में हम लोग झारखंड जब भरी बिहार से अलग होकर, तो आज की स्थिति देखिए और उस समय की स्थिति देखिए, हमको लगता है कि उस समय से स्थिति से ज्यादा आज दयनीय हो गई। बहुत सारे लीडर बने, बहुत सारे नेता बने, लोगों का विश्वास जीत के, और जुगसलाई विधानसभा का हाल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि किस तरह ना वहाँ का रोड है, ना नाली है सही की, ना बच्चों लोग के लिए कोई सुविधा है, शिक्षा के लिए बच्चे लोग दूर दूर जाते हैं, उनके परिवार भी ना स्वास्थ्य के लिए कुछ वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए लेकिन बड़े बड़े ताले लगे होंगे। अभी आयुष्मान भारत का एक चल रहा था मिशन, अभी जाइएगा तो देखिएगा दलदली पंचायत में वहाँ ताले मारे हुए हैं, हमारे सोकोडेरा परसोडी एरिया में जाइएगा वहाँ ताला लटका हुआ है। तो ये सब सी समस्या देखिए, जनता हमको नेता को जिताती है इसलिए कि नेता उनके काम करे, जनप्रतिनिधि उनके काम करे, ये नहीं कि उनके पैसा से राज करे और उनके पैसा से पूरा घूमे फिरे। तो ऐसा सरकार ऐसे नेता को चुनने के लिए कोई लायक नहीं होता। और क्षेत्र में देखिए स्कूल की हाल क्या है, आज हमारे जुगसलाई विधानसभा में काफी स्कूलें सरकारी है, और वहाँ के हमारे क्षेत्र में देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में काफी बच्चे जो सरकारी स्कूल के भरोसे ही चल रहे हैं। तो शिक्षा का हाल आज देखिए झारखंड में क्या है। शिक्षा मंत्री का हमेशा बयान आता है कि स्कूल को बहुत सुधार दिया जाएगा, शिक्षा मंत्री का हमेशा बयान आता है कि हम लोग बच्चों को भविष्य के लिए ये योजना ला रहे हैं। हमको लगता है योजना जो बनती है सरकार के वो लूट खसोट के लिए बनती है, ये योजना ना कि वो बच्चे के लिए बन रही है ना कि उसके परिवार के लिए बन रही है। तो ऐसी योजनाओं को लाने के लिए क्या मकसद है सरकार का, ये तो हमें समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार रहे, योजना को सही साबित करे, तो योजना सही साबित होकर हमारे जुगसलाई विधानसभा के सभी बच्चे जो आने वाले झारखंड का भविष्य है, इस भारत का भविष्य है, वो बच्चे देखिएगा झारखंड का भी नाम रोशन करेंगे पढ़ लिख कर, और आगे चल के भारत का भी नाम रोशन करेंगे। ये तभी हो सकता है जब हमारी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार दिल्ली में देख रहे हैं, पंजाब में देखिए किस तरह शिक्षा पर जोर दी है, हर बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने बहुत सारी योजना लाई है। और इस चीज पूरे भारत की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य पर कैसे काम कर रही है। इसी जो काम के तहत जो काम वो कर रही है दिल्ली में, हम लोग भी चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी झारखंड के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे अच्छी शिक्षा का सुविधा मिले, यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिले। आज जाके देखिए एमजीएम का हाल क्या है, सदर अस्पताल का हाल क्या है, वहाँ पर बेड भी सही से नहीं रहता है, पेशेंट वहाँ जाते हैं उनको बेड नहीं मिला पड़ता है, उनके लिए पैर भी लगाना पड़ता है, तब जाके उनको बेड का मिल पाता है, इलाज के लिए कुछ सुविधा मिल पाता है। तो हमारी सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है, जनता टैक्स भर रही है, उनको बच्चों के लिए सुविधा देनी चाहिए, उनके परिवार की सुरक्षा का सुविधा देनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे सरकारें जो बन के आती है, जो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उस तरह का कुछ भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग आने वाले दिन में जुगसलाई विधानसभा पर स्वास्थ्य, शिक्षा और वहाँ के लोगों के रोजगार के लिए सोचेंगे, और वहाँ के लिए आपका जो भी बच्चों के लिए जो भी सरकारी योजना है, जो सही मायने में उनको मिलना चाहिए, वो सब लागू करेंगे। और जो देखिए आजकल हमारे क्षेत्र में जुगसलाई विधानसभा में देखिएगा बुढ़ाम, पटमदा, दलदली, गोविंदपुर, इस तरह के बहुत सारे परसोडी, राहरगोड़ा, बाड़ीगोड़ा इस क्षेत्र है हमारे जुगसलाई। और हमारे वहाँ के जो प्रखंड है, जो हम लोग का ब्लॉक है, वो काफी दूर में पड़ते हैं। जैसे पटमदा के लोग वो सब है, कुछ भी काम हो तो वहाँ भी ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक में अगर जाते हैं तो उनको नॉलेज नहीं रहता है, उस तरह के उनके प्रतिनिधि जो भी हमारे वहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधि है, उस तरह के उनको सुविधा नहीं दिला पाते। वो कागज लेके दौड़ते रहते हैं ब्लॉक से घर, घर से ब्लॉक, लेकिन उनको जो काम होना चाहिए वो सही मायने में नहीं हो पाता। तो ये सब सुविधा के लिए हम लोग सोचेंगे, और आगे चल के हम लोग
आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो ये सब सुविधा हम लोग ऑनलाइन के तहत कराएंगे। आज देखिए ऑनलाइन में आपका खाना बुक कीजिए, डिलीवरी घर पहुंच जाता है। आजकल क्या हो, स्विगी वगैरह चल रहा है, उससे ऑर्डर मारिए, पिज्जा घर पहुंच जाता है। हाँ, तो आप देखिए, तो इस तरह से जब प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं हो सकता? तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है जरूर, जब ईमानदार प्रतिनिधि रहेंगे तो जरूर करके दिखा सकते हैं। हाँ, और ये तो आप ही जानते हैं कि सरकार की तरफ से योजना भी है सब चीज को, तो योजना को अब लाना है तो हम उससे क्या है कि वहाँ पर युवाओं को रोजगार भी दे सकते हैं। 10-20 रोजगार युवाओं को लगा सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ से उनको मालूम चले कि हाँ आज यहाँ पर परसोड़ी में किसी बूढ़ी माँ का पेंशन बनवाना है, तो वहाँ से फोन आए, वहाँ से तुरंत लड़के जाके उनका सबमिट करके पेपर ब्लॉक में जाए, ब्लॉक से पेपर बना के उनको चाहे आधार का कुछ भी, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ भी ऐसा हो तो हम लोग उसको ऑनलाइन करवाने का प्रोसेस में रखेंगे, हमारी सरकार बनती है तो। राजीव जी, आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, बच्चे ही देश का भविष्य है। जी हाँ, यह एक सच है। आजकल के जो युवा हैं वही देश के भविष्य हैं। राजीव जी, आपके द्वारा ही अभी बोला गया कि जो युवा है देश का भविष्य है। झारखंड सरकार में अभी जो नियोजन नीति पारित की गई है 60-40 की, दर्शकों गौर से सुनिएगा, 60-40 की जो नियोजन नीति है महागठबंधन सरकार की तरफ से पारित की गई है, जिसमें 40% ओपन फॉर ऑल है। दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूंगा, ओपन फॉर ऑल यानी 40% जो है पूरे इंडिया से, पूरे भारत से अगर झारखंड में कोई भी वैकेंसीज आती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बाध्यता नहीं है कि आप झारखंड के ही होने चाहिए, क्योंकि बताना चाहूंगा 40% जो है ये ओपन फॉर ऑल है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं। लेकिन अगर हम अन्य राज्य के आंकड़े देखें, हमारे बगल के राज्य जो है उड़ीसा, बताना चाहूंगा यह काफी रोमांचक है अगर इनकी नियोजन नीति देखी जाए तो, क्योंकि यहां पर बाहरी के लिए तो नो एंट्री है, आपको उड़ीसा राज्य का ही होना चाहिए, 10th और 12th आपको उड़ीसा का ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तो फिर अपने झारखंड राज्य के जो युवा हैं, जो झारखंड राज्य से 10th और 12th पास आउट किए हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आइए इस पर हम लोग बातचीत करेंगे राजीव रंजन जी के साथ कि इस पे इनका क्या विचार है, क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या राय है इनकी। सबसे पहले तो देखा जाए कि हमारी झारखंड सरकार इस तरह से नियोजन नीति ला रही है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के जितने भी युवा है पढ़ लिख कर डिग्री तो हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन ये नियोजन नीति 32 का खतियान इस सब चीज में थोड़ा सा फंस के उलझ के उनकी उम्र सीमा जो है वो पार होते जा रही है। वो सरकारी नौकरी लेने की क्षमता से वो उनकी उम्र पार हो जा रही है, जिसके कारण युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो सरकार को इस चीज की, अगर सरकार जब 2016 में जो नियोजन नीति लाई, रघुवर दास के तरफ से जो लाया गया था, हमारे मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे, उन्होंने जो नियोजन नीति लाई, अभी की जो नियोजन नीति उसमें थोड़ा काफी मिलता जुलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इस तरह का नियोजन नीति अमान्य है ना, सबको एक समान देना चाहिए। झारखंड में अगर कोई भी हमारे छात्र छात्राएं चाहे कोई भी यहाँ जन्मे हैं तो उनको एक समान रखना चाहिए। इस तरह की नियोजन नीति लाकर झारखंड को ये लोग सिर्फ फंसाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं चाहते हैं कि सरकारी नौकरी पे युवा है और अपना हक और अधिकार कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि नियोजन नीति में काफी ज्यादा युवा के साथ खिलवाड़ हुआ है, और सिर्फ युवाओं के साथ नहीं, यहाँ के लोगों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसी नियोजन नीति सरकार क्यों बना रही है, क्योंकि नियोजन नीति ऐसा क्यों बना रही है कि इससे ना ही किसी जनता को फायदा हो, ना ही यहाँ के नागरिक को फायदा हो रही है, और सिर्फ आंदोलन और घेर घेराव ही चल रहा है। तो ऐसे नियोजन नीति का क्या महत्वाकांक्षा है? तो हमारे सरकार से भी निवेदन है, यही आपके माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, कि सबको जो सुप्रीम कोर्ट की वहां से जो ऑर्डर आई है, जो आपका जो नियोजन नीति को खारिज कर दिया गया है, उनको सम्मान करें और यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि युवा ही हमारे भाई झारखंड का भविष्य है। आने वाले दिन में यही युवा हमारे झारखंड को चलाएंगे। राजीव जी, देखिए यह सवाल करने का एक कारण था, बताना चाहूंगा आपको कि अभी जो 40% में अभी जो युवा आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, जो भी ओपन फॉर ऑल है, जो भी 40% में आ रहे हैं, वह आगे चल के वही 40% जो है वो 60% में आ जाएंगे। वो 40% में आए, फिर उनके बाल बच्चे जो हैं वो भी फिर आ जाएंगे, तो वो 60% के अंदर ही आ जाएंगे। तो इस तरीका से जो है झारखंड के जो युवा हैं वह काफी कंफ्यूज्ड हैं। एक राजीव जी, आप भी एक युवा नेता है, तो ठीक आप उनके जगह पर रहकर देखिए, जो आज के युवा हैं अपने आप को काफी कंफ्यूज समझ रहे हैं
कि करना क्या है। झारखंड में रह कर ही वो समझ रहे हैं कि झारखंड में मेरे लिए कोई है ही नहीं। जिस तरीके से नियोजन नीति पारित की गई है 60/40 की, तो 40% जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दर्शकों, ओपन फॉर ऑल है। तो झारखंड के जो युवा हैं वो अपने आप को एक टाइप से सोचिए तो वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, और एक टाइप से वो अपने आप को काफी मैं आपको क्या बताऊं, कंफ्यूज समझ रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो अपने आप को कंफ्यूज समझ रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो महागठबंधन की सरकार जो चल रही है यहाँ पर झारखंड में, जब हम कांग्रेस की सरकार चल रही है, इससे पहले बीजेपी की सरकार चली है, ये हमको तो अभी तक तो यही देख रहा है कि ये लोग सरकार में जो नियोजन नीति ला रहे हैं, ये सिर्फ पब्लिक को फंसाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक को फंसाने का काम कर रहे हैं। अगर अदर स्टेट में देखिए, उड़ीसा में देखिए, चाहे दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में सरकार है, वहाँ पर इस तरह की समस्या तो होती नहीं है। और सरकार के हाथ में नौकरियां है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो सरकार इस नियोजन नीति को ठीक है लाइए, यहाँ के झारखंड निवासी के लिए लाना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नियोजन नीति बनाइए कि युवा को बार बार आप जो बोल रहे हैं कि युवा कंफ्यूज तो रहेंगे ही, क्योंकि 60/40 का जो बनाए हैं उसमें न युवा समझ पा रहे हैं कि क्या 40 है क्या 60 है और कैसे क्या करना उनको समझ नहीं पा रहे हैं। और उनकी दिन प्रतिदिन जो उम्र की सीमा बढ़ते जा रही है, तो भी एक भयभीत है अंदर से। तो सरकार से मैं चाहूंगा कि यही गुजारिश करूंगा बार बार कि आप नियोजन नीति को, इस नियोजन नीति को तो जो कोर्ट के द्वारा, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो खारिज किया गया है, और आप जो नियोजन नीति ला रहे हैं उसमें अगर चेंजेस होता है, संशोधन होता है, संशोधन करके अगर कुछ नए नियोजन नीति लाते हैं ताकि यहाँ के झारखंड के युवाओं को भविष्य उज्जवल हो सके, तो उसको लाया जाए। नहीं तो फिर हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम लोग नियोजन नीति पर काम करेंगे और यहाँ पर समान नियोजन नीति लाया जाएगा, जिस तरह से दिल्ली में है, पंजाब में है, इस तरह से है। और यहाँ पर जो भी है नौकरिया का, जो भी आपका नौकरी के लिए चाहे कुछ भी झारखंड के निवासी, मूल निवासी जो भी, यहाँ पर उनको पहला तत्व दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। ठीक, राजीव जी आते हैं आपके पास अगले सवाल के साथ। महागठबंधन की जब सरकार चुनावी मैदान में उतर रही थी तो 1932 उनका पहला पॉइंट था जी। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, 1932 उनका पॉइंट था। लेकिन ठीक उसी तरीके से जब हम एक पेड़ में पानी डालते हैं तो वह पानी जब मिट्टी में जाता है तो ठीक मिट्टी जो पानी सोख लेता है और पानी कहां जाता है ये पता नहीं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आज 1932 कहां लापता है ये मालूम नहीं। इस टॉपिक पे हम लोग अभी आम आदमी पार्टी के जो युवा नेता हैं राजीव रंजन जी, उससे हम लोग बातचीत करेंगे 1932 को लेकर। देखिए, 1932 के मुद्दा हर चुनाव जब 5 साल पर आती है तो 1932 का मुद्दा हमेशा उठता है, और झारखंड के जेएमएम सरकार जो है खास करके इसको उठाते हैं। और आज वो सत्ता में है, सत्ता में बैठे हुए हैं। और देखिए, जो आने वाला जो पारित जो किया है 1932 वाला खतियान, अगर देखा जाए तो वो सही में मायने नहीं रखता है, क्योंकि 1932 का सर्वे बहुत सारे 1965 के सर्वे पर भी चल रही है। तो हमारे यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने ये सवाल उठाए थे इस चीज को लेके कि बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई, मूल निवासी भाई के पास 32 का खतियान नहीं है, उस सिलसिले में क्या करेंगे। तो उन्होंने आपका सदन में कुछ पारित किए थे कि वहां से लिखित करके, लेकिन वो सही में देखा जाए तो सही में वो अमान्य है, मतलब वो लिखित लगे तो मान्य नहीं रखा है, मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा कि बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई जो है उनके पास तो खतियान तो है 32 का, लेकिन आज रांची, आपका सिमडेगा, चाहे हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में देख लीजिए, वो जमीन को कितने बार बेचा गया। 32 का खतियान इसलिए मांगा जाता है कि 32 का खतियान हमारे आदिवासी भाइयों लोगों के लिए, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनकी जमीन को सुरक्षा। लेकिन आज सही में देखिए जाएगा तो आज अगर आप मेरे विधानसभा की बात करें जुगसलाई की, अगर थोड़ा सा घूम लीजिएगा तो धरातल से जमीन उनकी बिक्री हो रही है। 32 का खतियान तो है उनके पास, लेकिन वो एक जमीन को हजारों बार बिक्री किया जा रहा है। तो 32 का खतियान वो लागू करके, मैंने वो खतियान कहाँ पर लागू होगा हमको तो वो समझ में नहीं आ पाता है। ये तो सिर्फ हमको लगता है जुमलेबाजी करते हैं, राजनीतिक पार्टी सिर्फ 32 का खतियान को लेकर जुमलेबाजी करते हैं और हमारे भोले भाले नागरिक, हमारे भोले भाले जनता को लुभाने का काम करते हैं ताकि वो उनको वोट दे, सत्ता में बैठा के रखे और सत्ता का मजा वो लूटे। महागठबंधन का सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इन लोगों का यही मानसिकता है। दर्शकों, आप सभी ने देखा कि 1932 पे आम आदमी पार्टी के क्या विचार हैं। राजीव जी आपके पास अगले सवाल पे आते हैं, जो कि आपकी ही पार्टी से है।
बताना चाहूंगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर अभी मनी लॉन्ड्रिंग की 290 करोड़ की जो केस दर्ज हुई है, ईडी द्वारा लगातार उनसे पूछताछ किए जा रहे हैं, लगभग आप बोल सकते हैं एक हफ्ते से। लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया जी, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, लेकिन एक सप्ताह से उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आई है। इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे भारत देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत में अगर देखा जाए कि जो भी राज्य में अगर कोई भी पार्टी अच्छे काम करती है तो उनके पीछे ईडी तो छोड़े दे रहे हैं। लेकिन हमको तो वही नहीं समझ में आता है कि जब जब चुनाव आती है, इससे पहले हमारे चुनाव गुजरात में थे तो उस समय भी आप देखे हुए हैं कि मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाला को लेके उनके ऊपर बहुत सारा लांछन लगे हुए थे। इस तरह से जब जब चुनाव आते, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, अब देखिए जैसे चुनाव का आने का जब तैयारी चल रही है, लोग हमारे पार्टी के लोग वहाँ जा रहे हैं। बीच में हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी वहाँ पहुँचे थे छत्तीसगढ़ में। तब बीजेपी को दिखता है कि अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज सत्ताधारी बैठे हुए जो बीजेपी, उनको डर है इस पार्टी से। और इस पार्टी से डर है इसलिए कि उनकी सत्ता खोने का डर है। आने वाले दिन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ग्राफ बढ़ रही है, जैसे गुजरात में देखे आप लोग, पंजाब में देख ही रहे थे, आने वाले दिन अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में है, अभी देखिए जिस तरह से हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ रही है, तो उस तरह से उनको खतरा महसूस हो रहा है। और उनके पास सब तो सत्ता है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, तो चाहेंगे ही कि जरूर उनको परेशान किया जाए। तो साबित करके दिखाए ना, बीजेपी साबित कर दे कि हमारे मनीष सिसोदिया दोषी है, तब तो हम लोग मानेंगे ना। आप तो खाली केस पे केस लाद के उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन साबित तो कर दीजिए। अभी तक तो एक भी केस साबित नहीं किया। इससे पहले हमारे मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, उनको भी गिरफ्तारी करके रखा हुआ है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके बाद ये पार्टी ऐसी ईमानदार पार्टी है कि आप जान रहे हैं कि पंजाब में 1% घोटाला किए थे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, आज उनके मंत्री पद अभी से इस्तीफा दिलवा के रातों रात उनको जेल में भेजा गया था। जो पार्टी अपने ही पार्टी मंत्री को घोटाला बर्दाश्त नहीं करती है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती है, वो सोचिए उस पार्टी में क्या इस तरह का घोटाला और इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या सही माने रखता है? मुझे तो नहीं लगता। मनीष राजीव जी, जी ये बताइए कि अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो केस दर्ज है उसको सच साबित करके दिखाया जी, पर अभी एक हफ्ते हो गए हैं, एक हफ्ते में उनके द्वारा अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी की अपनी प्रोटोकॉल होती है, बहुत कुछ ऐसा है। अभी तो सरकारी जांच चल रही है, हो सके कि अभी उनको बोलने का मौका भी ना दिया जाए, तो बहुत सारा कुछ ऐसा है। वो पार्टी के ऊपर लोग सब देख रहे हैं, हमारे नेता लोग, और हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी के सभी लगे हुए हैं उनके बीजेपी के इस जो कारनामा जो बीजेपी कर रही है, खाली हमारी पार्टी के साथ नहीं कर रही है। आज देखिए पंजाब में, आपका बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देखिए जो विपक्ष में बैठे उनके साथ भी, महाराष्ट्र में आप देखें कि किस तरह से गठजोड़ करके तोड़ तड़ के सरकार अपनी बना ली है और उनको फंसाने के तौर पर उनको ईडी का छापा मरवा के उनको अलग करवा ही दिया गया। तो भारत की जनता चुप नहीं रहेगी, भारत की जनता देख रही कि किस तरह से शोषित कर रहे हैं हमारे देश को, इनको हक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं हमारी भारत सरकार की जो अभी नीतियां चल रही है। तो ऐसे में जब तक हमारी अभी जब सरकार लगी हुई है, ईडी उनके पीछे लगे हुए हैं, सीबीआई उनके पीछे लगे, तो साबित करके दिखा दे तब तो मानेंगे। देखिए, हम जब हम बयानबाजी कर दे हो सके गलत हो, लेकिन जब तक साबित ना, कोर्ट लगी भी ना, तो सरकार लगी हुई है, ईडी लगे हुए हैं, साबित तो करे पहले कि हाँ मनीष सिसोदिया जी गलत है। दर्शकों, आप सभी ने देखा आम आदमी पार्टी के जो युवा नेता हैं राजीव रंजन जी, उनसे आज हम लोगों ने बातचीत किया सारे मुद्दों पर। 2024 में किन किन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है झारखंड में धरातल पर उतरेगी, झारखंड के जमशेदपुर में धरातल पर उतरेगी। 1932 को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो नेता है राजीव रंजन जी, उनका क्या सोच है। 60/40 झारखंड सरकार की तरफ से जो नियोजन नीति पारित की गई है, इनका कहना है कि युवाओं जो है वो देश का भविष्य है, तो अगर इनकी पार्टी अगर झारखंड में आती है तो इनके द्वारा
युवाओं के लिए रोजगार लाया जाएगा, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो लाई जाएगी युवाओं के लिए, खास करके झारखंडियों के लिए। खास करके बताना चाहूंगा, इनके द्वारा जो है अगर आम आदमी पार्टी इनको टिकट देती है तो इनको जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में आपने जैसा कि सुना, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो चरमराए हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा, आखिरी सवाल जो मैंने इनसे पूछा था इनके ही पार्टी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी, तो अभी तक उनके द्वारा कुछ बताया नहीं गया है। तो इनका कहना है कि अगर सच है तो साबित करके दिखाएं। अब तक के लिए बस इतना ही दर्शकों, गौर करिएगा। नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।